Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to discuss the detailed anatomy of the sclera. इस लेक्चर में हम स्क्लेरा के हवाले से डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी शॉर्टली इसकी एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से, फिर इसकी नॉर्मल और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिफरेंट एजेस में जो इसका कलर है उसमें चेंजेस जो आ रहे हैं उसके रीजन क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा से डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट पॉइंट पे उसकी टेक्निस और डिफरेंट अपर्चर जो है स्क्लेरा के। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो स्क्लेरल स्पर, कि स्क्लेरल स्पर है क्या, और इंटीरियर चेम्बर के जो एंगल है उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है और क्या इसका एसोसिएशन है, और फिर गोनिस्कोपिक फाइंडिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद जो है डिफरेंट लेयर ऑफ द स्क्लेरा जो है एनाटॉमी के बेस पे जो इसका 3 लेयर है डिफरेंट, उसको हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है फिर ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई और इसकी जो डिफरेंट फंक्शन है ऑफ द स्क्लेरा वो हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द स्क्लेरा, फर्स्ट आप समझने की कोशिश करें कि हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में स्पेशली मैट्रिक एफएससी में आप लोग सब पढ़ चुके हैं कि आईबाल जो है उसकी बेसिकली 3 लेयर है। उसकी जो कोटिंग है वो बेसिकली हमने उसको डिवाइड किया गया है 3। एक जो सबसे आउटर मोस्ट कोट है जिसको हम फाइब्रस कोट कहते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व से देखिए इसके अराउंड भी ये व्हाइट कलर है। ठीक है, ये व्हाइट टिश्यू यहाँ पे मौजूद है और फिर आगे जाकर ये कोई ट्रांसपेरेंट ये स्ट्रक्चर बना रहे। तो देखिए ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है आगे जिसका नाम है कॉर्निया, और उसके बैक ये व्हाइट टिश्यू आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज स्क्लेरा। अब इस स्क्लेरा और कॉर्निया ने आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई जो है वो बनाए हैं, और जिसका नाम हम दे रहे हैं कि ये फाइब्रस लेयर ऑफ द आई या आउटर मोस्ट कोट या लेयर ऑफ द आई। सो कॉर्निया पे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर कॉर्निया की एनाटॉमी उस पे डिटेल एनाटॉमी का लेक्चर हो चुका है। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इसी ही वाइट टिश्यू जो है जो स्क्लेरा है इसी को हम डिस्कस करेंगे। सो माइंड में रखिए कि स्क्लेरा जो है ये आगे इंटीरियरली अगर हम बात करें तो देखिए ये कॉर्निया के साथ कनेक्टेड हुआ है। अगर हम इसको बैक ट्रेस करें तो ये ऑप्टिक नर्व जो है और स्पेशली जो उसकी मेनिंजेस है ऑप्टिक नर्व के अराउंड जो 3 लेयर हैं, स्पेशली ड्यूरा और इग्नाइट उसके साथ बैकवर्ड अटैच है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि बिलो दिस लेयर वाइट टिश्यू स्क्लेरा यहाँ पे आपका कोराइड है और आगे सिलरी बॉडी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोराइड एंड सिलरी बॉडी को डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में जो इनर लेयर है जो नर्वस लेयर है रेटिना, उस पर हम काफी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्लेरा को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो जो है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द आई उस पर सेपरेट वीडियो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर उसकी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा स्क्लेरा की। उस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि स्क्लेरा जो है वो मोस्टली जो है उसकी पार्ट जो है वो एक्टोडर्मल है और मेसोडर्मल दोनों है। एक चीज याद रखिए, मोस्टली आपके स्क्लेरा जो है वो एक्टोडर्मल मीन न्यूरल क्रेस्ट उसका ओरिजिन है। लेकिन अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियर स्क्लेरा जो है वो आपका मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्टिक कप बन गया। अब इसी ऑप्टिक कप के अराउंड आप इंटीरियर रिम अगर आप देख सकते हैं, दिस इज द इंटीरियर रिम ऑफ ऑप्टिक कप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी ऑप्टिक कप के अराउंड जो है आपकी मेसेंकाइमल सेल की कंडेंसेशन हो गई है। और जब ही इस ऑप्टिक कप के अराउंड जो है मेसेंकाइमल सेल की कंडेंसेशन हो गई है, वहां पे वो जमा हो चुके हैं, तो इट मीन कि इसने अभी स्क्लेरा डेवलपमेंट स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज हो गया कि अराउंड द ऑप्टिक कप देयर इज मेसेंकाइमल कंडेंसेशन। ठीक हो गया। फिर यहाँ मेसेंकाइमल सेल जो है उसमें प्रोलिफरेशन आ रही है, और प्रोलिफरेशन के बाद जो है दीज मेसेंकाइमल सेल जो है वो डिपॉजिट करता है ग्लूकोज अमीनोग्लाइकेन, जो कि एक एक ग्लोइंग मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यही मेसेंकाइमल सेल जो है वो कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और ये सारी चीजें बना रही है। अब देखिए आपके पास कोलेजन फाइबर भी बन गया और इलास्टिक फाइबर भी बन गया, और साथ साथ में जो ग्लोइंग वाला मटेरियल है, जो आपस में कनेक्ट करने वाला जो मटेरियल है ग्लूकोज अमीनोग्लाइकेन भी साथ में बन गया है। जब इन चीजों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब है कि जी अभी जो प्रॉपर स्ट्रोमा ऑफ द स्क्लेरा है उसका डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुका है।
अगर हम बात करेंगे तो 5 मंथ के एंड में अगर आप देखें तो स्क्लीरा जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है एक वेल फॉर्म स्क्लीरा आपको मिलेगा ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ। कहने का मकसद क्या है कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि स्क्लीरा की थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी हमें डिस्कस करेंगे तो आपको बस ये दो चीजें याद रखनी चाहिए कि मोस्टली जो है इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, और पोस्टीरियर पार्ट की अगर हम बात करें तो वो मेसेनकाइमल जो है, मेसेनकाइमल टिश्यू जो है या मेसोडर्म जो है उसने ये सारी चीजें बनाई हुई हैं। अच्छा, अब हम स्क्लीरा की प्रॉपर डिटेल स्टार्ट करें तो एक चीज याद रखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्क्लीरा जो है ये एक आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और उसने क्या बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर 5-6 ऑफ द आई बाल, अगर आप आई बाल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ इस आई बाल को यहाँ से ऑप्टिक नर्व से लेकर यहाँ तक मैं इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, तो अब ये जो बैक वाला 6 पार्ट, ये जो 5/6 पार्ट है, ये आपका हो गया स्क्लीरा, और ये इंटीरियरली जस्ट 1/6 पार्ट जो है ये आपका हो गया कॉर्निया। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्क्लीरा जो है उसने पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आईबाल को बनाए हैं, और जो कि ओपेक है, वो क्या है, ओपेक है। और इंटीरियर 1/6 जो है वो ट्रांसपेरेंट है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। अच्छा, ये चीज भी क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रन की बात करें या एडल्ट की बात करें या ओल्ड एज की बात करें तो इसमें डिफरेंट कलर्स आपको मिलेगा, बट दिस इज फिजियोलॉजिकल, ये सारे जो है ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उसको कभी पैथोलॉजिकल उसके साथ आप लिंक ना करें। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगे कि कौन सी कंडीशन में आपको पैथोलॉजिकल भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो याद रखें कि चिल्ड्रन के स्क्लीरा जो है वो भी ओपेक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्क्लीरा इज ओपेक। लेकिन अगर आप उसकी कलर देखें तो चाइल्ड में स्क्लीरा जो है वो आपको ब्लूइश टेंच कलर देगा। अब ब्लूइश टेंच क्यों दे रहे हैं, बिकॉज चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो उसमें स्क्लीरा फुली डेवलप नहीं है। अगर स्क्लीरा फुली डेवलप नहीं है, उसका स्ट्रोमा फुली डेवलप नहीं है, सो उसके अंडरलाइन जो कोराइड है, जो कोराइड के पेगमेंट है, वो कोराइड पेगमेंट आपको नजर आएगा थ्रू दिस थिन स्क्लीरा। और यही वजह है कि आपको चाइल्ड में स्क्लीरा ब्लूइश कलर का। अब अगर कोई न्यू नेट है, इसमें आपको ब्लूइश कलर का स्क्लीरा मिलेगा, सो दिस इज नॉट पैथोलॉजिकल। अगर पैथोलॉजिकल है तो उसके साथ और चेंजेस मैं आपके साथ ऐड करूंगा कि वो क्या चेंजेस होंगे। इसके अलावा से अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट में दिस इज क्लियरली व्हाइट कलर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल एडल्ट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर की है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में याद रखिए कि ओल्ड एज में आपको येलोविश टिंज जो है वो देगा। अब ओल्ड एज में येलोविश टिंज क्यों दे रही है, दो चीजों की वजह से। एक चीज यह है कि ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ओल्ड एज में आपको पता है कि आपके टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी जो है वो भी लॉस हो रही है, टीयर फिल्म की प्रोडक्शन जो है वो सारी चीजें जो है वो भी बहुत काफी हद तक डिक्रीज हो रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ओल्ड एज में जो लिपिड डिपोजिशन है, उस लिपिड डिपोजिशन की वजह से जो है आपको येलोविश टिंज देगा। बट डोंट कंफ्यूज दिस येलोविश टिंज इन ओल्ड एज विद जाइंडिस। अब जाइंडिस इज टोटल डिफरेंट सिनेरियो के जिसमें आपके पास बिलिरुबिन पिगमेंट जो है वो आपके कंजक्टिवल वेसल उसमें आ जाए और आपका ब्लूइश टिंज देगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जैंडिस में स्क्लीरा आपको येलोविश कलर लग रहा है, ठीक है। लेकिन बट वो जो है वो बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से है, इसके अलावा स्किन वगैरह वो सारी चीजें, लेकिन वो अलग कहानी है। कहने का मकसद क्या है इस स्लाइड में कि सबसे पहले आपको नॉर्मल का पता चलेगा, एडल्ट में आपको स्क्लीरा जो है व्हाइट मिलेगा। अगर हम ओल्ड एज की बात करेंगे तो येलोविश टिंज ड्यू टू लिपिड डिपोजिशन एंड डिहाइड्रेशन। अगर हम चिल्ड्रन की बात करेंगे तो ड्यू टू underdevelop of the sclera, not completely develop the sclera, अंडरलाइन कोराइन पिगमेंट जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए वो ब्लूइश टिंज आपको देगा। इसके अलावा से ब्लू स्क्लेरा कंडीशन है, याद रखें कि बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपको स्क्लेरा जो है वो ब्लू नजर आएगा। अब ये ब्लू नजर क्यों आ रहा है, जनरलाइज्ड ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा ड्यू टू थिनिंग। अब यहाँ पे जो मैं कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपको कैसे नहीं है कि जी कोई ब्लू पिगमेंट यहाँ पे आ रहे, नहीं। अब यहाँ पे जो कंडीशन में यहाँ पे ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, यहाँ पे इन कंडीशन में आप देखेंगे तो आपकी स्क्लीरा की टेकनेस जो है वो काफी कम होगी ड्यू टू थिनिंग ऑफ द स्क्लीरा। आपको अंडरलाइन को राइट का जो कलर है वो नजर आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ब्लू स्क्लीरा। एक चीज जनरल मैं आपको बताऊंगा, आपको पता है कि स्क्लीरा जो है वो कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। अब वो सारे कंडीशन जिसमें कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस जो है, या कोलेजन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस जो है
वो डिस्टर्ब हो जाए, जिसमें प्रॉपर सही तरीके से वो कोलेजन फाइबर कनेक्टिव सही तरीके से ना बना हुआ हो, तब आपको ब्लू स्क्लेरा जो है वो नजर आएगा। लाइक सपोज मैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की बात करूं, उसके फिर डिफरेंट टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। स्पेशली टाइप 3 में आप देखेंगे तो उसमें आपको ब्लू स्क्लेरा मिलेगा। नाम से पता चल रहा है कि ऑस्टियोजेनेसिस मीन के जो बोन की फॉर्मेशन इम्परफेक्ट है, प्रॉपर सही तरीके से उसकी बोन की डेवलपमेंट है, बिकॉज़ जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो इसमें इसमें देखेंगे अगर बच्चा जो है उसमें मल्टीपल बोन फ्रैक्चर जो है हो सकता है, और आपके साथ इसके साथ-साथ ब्लू स्क्लेरा भी मिल सकता है। इसके अलावा जो हमें मार मारफन सिंड्रोम की बात करूँ तो उसमें भी आपको डिफरेंट कंडीशन मिलेगा। लाइक आई में अगर मैं बात करूँगा तो आई में इसके साथ जो है लेंस डिस्लोकेशन इज़ मोस्ट कॉमन जो है, लेंस डिस्लोकेशन है, और साथ-साथ में मायोपिया भी हो सकता है। इसके अलावा और भी लेटस डिजेनरेशन चेंजेस हो, माइटरल वॉल डिसफंक्शन, हाई आर्च प्लेट, ये सारी चीज़ें इसमें होंगे। इसके अलावा एलर-डैनियल्स सिंड्रोम की मैं बात करूँगा, तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें आपकी स्पेशली कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस जो है, उसकी स्किन जो है, स्किन आपको बहुत थिन स्किन मिलेगा, और स्पेशली जो जॉइंट है उसमें हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी वाले जॉइंट, ये सारी चीजें मौजूद होंगे, और उसके साथ साथ आपका स्क्लेरा जो है वो भी ब्लू कलर का होगा। इसके अलावा जो है सोडोजेंटोमा इलास्टिकम, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है कि जिसमें आपकी जो स्पेशली जो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर है उसमें मिनरलाइजेशन होता है, स्पेशली जो है कैल्शियम की डिपोजिशन हो रही है। ठीक है, ये भी बहुत डेंजरस कंडीशन है अगर ये आपकी वेसल को इफेक्ट करते हैं। और स्किन में जब देखें तो आपको स्पेशली नेक की अगर हम बात करेंगे, नेक एरिया में, आर्मपिट एरिया में, ये आपको जो है आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा इसके साथ कुछ और एसोसिएशन भी है कि एक वर्ड है एंजाइड स्ट्रीक, अगर आपने नाम सुना होगा, कि जब आपकी ब्रूच मेम्ब्रेन जो है उसमें अगर कोई ब्रैक आ जाए ड्यू टू दिस मिनरलाइजेशन, तो उस कंडीशन में आपको ब्लू स्क्लेरा मिल सकता है। इसके अलावा बोप्टल्मस की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली अगर बच्चा है जिसका कंजेनिटल ग्लाकोमा है, उस कंजेनिटल ग्लाकोमा और प्रेशर की वजह से उसकी आईबॉल की एक्सियल लेंथ जो है वो एनलार्ज हो रही है। इसी एनलार्जमेंट की वजह से जो आईबॉल की जो स्ट्रक्चर है वो काफी चेंज होता है, वो एलोंगेटेड होता है। ठीक है, उस कंडीशन का नाम है बोप्टल्मस। ड्यू टू दिस एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, जो बाहर स्क्लेरा है उस पे प्रेशर आने की वजह से वो थिन लुक देगा, वो बहुत थिन होगा। इसके अलावा से हाई मायोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, हाई मायोप में भी आपको ब्लू स्क्लेरा मिल सकता है। और अगर हील स्क्लेराइटिस है, अगर स्क्लेराइटिस हील हो जाए तो उसके बाद भी आपको ब्लू स्क्लेरा मिल सकता है। ये स्लाइड जैसे इसलिए बताया कि आप थोड़ा सा नॉर्मल को एबनॉर्मल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो अगर बच्चों में आपको ब्लू स्क्लेरा मिले, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको फिजियोलॉजिकल कंसीडर कर लेके साथ में देखिए कि कॉर्निया की क्या स्टेटस है, बाकी क्या स्टेटस है। अगर उसकी कॉर्निया जो है उसमें हेजीनेस है, उसकी आई से जो वाटरिंग आ रही है, कॉर्निया आपको सही तरीके से क्लियर नहीं लग रहा, तो हो सकता है वो आपकी बुप्तालमस हो, कंजेनिटल ग्लाकोमा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कॉर्निया जो है वो बिल्कुल क्लियर है, आईबॉल विद इन नॉर्मल रेंज है और फिर ब्लू है, तो उसको आप फिजियोलॉजिकल कैटेगरी में ही डाल दें। अच्छा चलो, यहाँ तक हम डिस्कशन कर रहे थे कि डिफरेंट एज में उसकी डिफरेंट क्या-क्या कलर है, उसके रीज़न भी आपको पता चल गया। ये थोड़े से जनरिक क्लिनिकल डायग्राम जो है, क्लिनिकल वो जो है स्लाइड जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। अब दोबारा आप वापस हम एनाटॉमी की तरफ जा रहे हैं। सो ये बात तो पहले ऑलरेडी हो चुकी है कि जी स्क्लीरा जो है उसने 5/6 ऑफ द एक्सटर्नल ट्यूनिक में एक्सटर्नल लेयर वो बनाए हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है आपका आईबाल। ये भी चीज़ हो गया है। अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो स्क्लीरा जो है वो जो ड्यूरा मैटर शीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व है पोस्टीरियरली वो इसके साथ कनेक्ट है। अगर हम आगे बात करें तो एंटीरियरली वो कनेक्ट है विद कॉर्निया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर कनेक्ट विद कॉर्निया, और बैकवर्ड आप देखेंगे तो पोस्टीरियरली कनेक्ट विद द ड्यूरामेटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ये चीज भी क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा है कि द होल सरफेस इज कवर्ड बाय टिनोन कैप्सूल। ये जो स्क्लेरा है इसकी होल सरफेस जो है इसके ऊपर एक टिनोन कैप्सूल है। अब टिनोन कैप्सूल क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसकी जिक्र करूंगा कि वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट है, एक मेम्ब्रेन है जिसने आईबॉल को कवर किया हुआ है। और इसी टिनोन कैप्सूल का मेन मकसद ये है कि ये आईबॉल की जो कंटेंट है, आईबॉल को बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट करे फ्रॉम द ऑर्बिटल कंटेंट। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है कि होल सरफेस जो है वो कवर किया हुआ है। बट अगर हम थोड़े से डेप्थ लेवल पे चले जाए और बेसिक एनाटॉमी की तरफ चले जाए, तो याद रखिए कि ये टिनोन कैप्सूल जो है ये लिम्बस से थोड़े से फासले पे 1 और 1.5 मिलीमीटर के फासले से स्टार्ट हो चुका है, और बैकवर्ड ऑप्टिक नर्व तक जो है उसने सारे स्ट्रक्चर को, सारे स्क्लेरा के स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ है।
सो एग्जैक्टली एट द लिम्बस से नहीं है, एट द लिम्बस से ये 1 और 1.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिम्बस से वहां से आपका टिनॉन कैप्सूल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन याद रखिए, ये टिनॉन कैप्सूल तो हो गया, इस टिनॉन कैप्सूल के ऊपर क्या है, इंटीरियरली अगर हम बात करें तो इसी टिनॉन कैप्सूल के ऊपर जो है इंटीरियरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका बल्बर कंजक्टिवा, आपका बल्बर कंजक्टिवा यहाँ से स्टार्ट है ऊपर सुपीरियर फॉर्निक्स तक, और फिर आईलेट के अंडर सरफेस जो है, जो बल्बर वाला पार्ट है, पल्पेब्रल वाला पार्ट है, वो मौजूद है। सो एक यूनिक चीज जो इंटीरियर स्क्लीरा के साथ है वो ये है कि इंटीरियर स्क्लीरा इज कवर्ड बाय द बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है सुपीरियर फॉर्निक्स तक आपका बल्बर कंजक्टिवा है, बैकवर्ड कोई कंजक्टिवा नहीं है। बैकवर्ड आपका यही टिनॉन कैप्सूल जो है ये बैकवर्ड एक्सटेंड हो चुका है, बट इंटीरियरली जो है इसी ही टिनॉन कैप्सूल के ऊपर आपका बल्बर कंजक्टिवा भी मौजूद है अप टू द सुपीरियर फॉर्निक्स। ये चीज भी क्लियर हो गया। इसके अलावा से अगर हम थोड़े से रिलेशनशिप की बात करें तो ऊपर तो आपको पता चले कि सुपीरियरली स्क्लीरा जो है उसके ऊपर टिनॉन कैप्सूल है, लेकिन अगर हम इसकी अंडर सर्फेस की बात करेंगे, लोअर सरफेस की बात करें या इनर सरफेस की बात करें, तो इनर आपको पता है कि इसके नीचे आपका कोराइड है, ठीक है। तो इनर स्क्लीरा के इनर साइड पे आप जाए तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये कोराइड, जो वस्कुलर लेयर है ये आपको मिलेगा कोराइड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं, यहाँ पे वर्ड मेंशन है कि सुप्रा कोराइडल स्पेस। अब सुप्रा कोराइडल स्पेस नाम दे, सुप्रा मीन अबव, कोराइड मीन ऊपर। तो आप सुप्रा कोराइडल स्पेस मीन कोराइड के ऊपर, it mean कि there is some potential space between the sclera and choroid। अब sclera and choroid के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं suprachoroidal space, और लिखा है this potential space। अब potential space का क्या मतलब है? potential space का मतलब है कि नॉर्मली आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ गैप नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ स्पेस नजर नहीं आएगा, बट ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे आसानी से स्पेस प्रोड्यूस हो सकता है, व्हेन नीडेड स्पेस बन सकता है, बट यूजुअली एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज अटैच है, आप देख सकते हैं। बट इन सम कंडीशन अगर यहाँ पे कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए तो ब्लड जो है यहाँ पे कमुलेट हो सकता है और कोराइड और स्क्लीरा जो है उसके दरमियान सेपरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज सम पोटेंशियल स्पेस जिसका नाम है सुप्राकोराइडल स्पेस। और एक इंपॉर्टेंट चीज तो आगे जाकर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसी सुप्राकोराइडल स्पेस से आपके नर्व और आर्टरी जो है वो पास हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी आर्टरी जो है इसी ऑप्टिक नर्व के अराउंड आर्टरी और नर्व एंटर हो रहे हैं, तो वो इसी ही पीरिकोराइडल स्पेस के जरिए से, इसका नाम दूसरा नाम पीरिकोराइडल स्पेस भी है। सो सुप्राकोराइडल स्पेस एंड पीरिकोराइडल स्पेस सेम थिंग। सो इसी सुप्राकोराइडल स्पेस में वो नर्व और आर्टरी जो है वो आगे इसी सिलरी बॉडी और कॉर्निया की तरफ जो है वो ट्रेवल कर देता है। तो सुप्राकोराइडल स्पेस की इंपॉर्टेंस क्या है? एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में यहाँ पे ब्लड आ सकता है, जमा हो सकता है। दूसरी जो नर्व है और साथ साथ में जो ब्लड वेसल है उसके लिए एक रूट भी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा से अगर हम उसकी टेक्निस के हवाले से बात करेंगे तो देखिए इसकी कोई टेक्निस जो है वो कोई यूनिफॉर्म टेक्निस नहीं है, हर लोकेशन हर पॉइंट पे उसकी टेक्निस जो है वो डिफरेंट है। आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सबसे थिनेस्ट लोकेशन याद करना है और सबसे थिकेस्ट लोकेशन याद करना है। अगर मैं बात करूँ सबसे पोस्टीरियरली अराउंड ऑप्टिक नर्व की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसी अराउंड ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे पोस्टली में बात करूँ तो सबसे थिक है ऑप्टिक स्क्लीरा और उसकी जो थिकनेस है वो अबाउट 1 मिलीमीटर है। और सबसे थिनेस्ट पॉइंट जो है वो जहाँ पे इंसर्शन हो चुका है नियर द इंसर्शन पॉइंट ऑफ एक्स्ट्राकुलर मसल, यहाँ पे उसके आप देखेंगे तो तकरीबन 0.3 मिलीमीटर है, जो कि बहुत कम है। और इसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है, जब भी हम स्क्वेंट की कोई सर्जरी कर रहे हैं और यहाँ पे हम सूचर लगा रहे हैं तो ये थिकनेस हमें माइंड में होना चाहिए कि अगर हम अपने डीप सूचर लगा जाए तो हो सकता है कि आप अंडरलाइन कोराइड को भी डैमेज करें, ठीक है। सबसे थिनेस्ट नियर इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्राकुलर मसल थिक जो है वो आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर पोल पे आप देख सकते हैं अराउंड ऑप्टिक नर्व वो आपके है अबाउट 1 मिलीमीटर। अच्छा, लिम्बस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो लिम्बस में उसकी जो थिकनेस है वो अबाउट जो है 0.8 मिलीमीटर है। और बिल्कुल मैं इस इक्वेटर की बात करूंगा, बिल्कुल इक्वेटर, तो इक्वेटर पे उसकी जो थिकनेस है वो अबाउट 0.6 मिलीमीटर है, 0.6 मिलीमीटर बिल्कुल इक्वेटर पे है। ये इसकी थिकनेस के हवाले से बात हुई। अच्छा, ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जी उसकी टेक्निस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक इवन एक इंडिविजुअल में आपने देख लिया कि हर एक पॉइंट पे उसकी टेक्निस जो है वो चेंज है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो उसमें भी वेरीज आ सकता है, इसमें भी डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है। विद एज भी आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो चिल्ड्रन में आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन में उसकी टेक्निस जो है वो बहुत कम है
और यंग एज में आप देखें तो उसकी थिकनेस ज्यादा है। इसी तरह से अगर ओल्ड एज में भी देखें तो ओल्ड एज में भी कोई डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से उसकी थिकनेस वापस जो है कम आ रही है। सबसे थिक स्क्लेरा आपको यंग एज में ही मिलेगा। इसके अलावा से अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये ग्रेटर है और मेल में ये थोड़ा सा कम है। और थिकेस्ट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो क्या है, वो पोस्टीरियरली अराउंड द ऑप्टिक नर्व है। ग्रेजुअली बिकम थिनर व्हेन ट्रेस इंटीरियरली, अगर हम इंटीरियरली आ रहे हैं तो आपको पता है कि वो उसकी थिकनेस जो है वो कम होता जा रहा है। और थिन कहाँ पे है, सबसे थिनेस्ट लोकेशन वो इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्राकुलर मसल। वो जो लास्ट स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस कर रहा है टिनॉन कैप्सूल, टिनॉन कैप्सूल या फेशियल शीट के बारे में बात कर रहे हैं, या फेशियल बल्बाई कैप्सूल ऑफ टिनॉन या बल्बर शीट, दिस इज ऑल द सेम थिंग, इसके डिफरेंट नाम है बट है एक ही चीज। अब ये है क्या चीज, एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है जिसने आईबॉल को क्लोज किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है कहाँ से, ऑप्टिक नर्व से लेकर लिम्बस तक। या ऑप्टिक नर्व है तो इसे ऑप्टिक नर्व से लेकर यहाँ इस लिम्बस के एरिया तक ये पूरा आईबॉल जो है, स्क्लेरा जो है, इसको कवर किया हुआ है टिनॉन कैप्सूल ने। लेकिन वो बात याद रखें कि अगर हम थोड़े से डेप्थ पे चले जाएं तो ये एग्जैक्टली फ्रॉम द लिम्बस नहीं है, 1 और 1.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिम्बस से वो ही स्टार्ट हो चुका है और आईबॉल जो है उसको कंप्लीटली क्लोज किया हुआ है। अच्छा, अब हम डिस्कस करें स्क्लेरल स्पर। स्क्लेरल स्पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज है कि ये बेसिकली है क्या। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 और 3 डायग्राम से आपको बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। सबसे पहले मैं थोड़े से थ्योरेटिकल चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, फिर पिक्चर पे जाकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्क्लेरल स्पर है क्या चीज, ये एक एनुलर स्ट्रक्चर, एनुलर मीन एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कोलेजन फाइबर से बना हुआ है, कोलेजन से बना हुआ है ह्यूमन आई में। और उसका जो प्रोट्रूजन है मतलब ये आया हुआ है आपके इंटीरियर चैम्बर की तरफ। आगे मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्क्लेरल स्पर की हवाले से क्या है। स्क्लेरल स्पर की एक चीज है कि जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा सिलरी बॉडी पे होगा, तो सिलरी बॉडी के जो मसल है लाइक लॉन्गिट्यूडनल मसल, लाइक सर्कुलर मसल और स्पेशली रेडियल मसल, इनमें से जो स्पेशली लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल वगैरह मसल है, इनका ओरिजिन पॉइंट जो है वो आपका स्क्लेरल स्पर है। जब आप वहां पे डिस्कशन करेंगे तो वहां पे मैं सिंपल आपको बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल और आपके रेडियल वगैरह फाइबर जो है ये स्क्लेरल स्पर से एराइज है। तो अभी से आप स्क्लेरल स्पर देखें कि वो क्या चीज है। नंबर 10, इसके अलावा क्या है, ये एक सर्कुलर रिज स्क्लेरा है जो कहाँ पे मौजूद है, इनसाइड द कॉर्नियस रीजन, मतलब लिम्बस के इनसाइड मौजूद है और एक सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है। और जब हम गोनिस्कोपिक फाइंडिंग कर रहे हैं तो ये गोनिस्कोपी में गोनियो लेंस जब हम यूज कर रहे हैं, गोनिस्कोपी के प्रोसीजर हम कर रहे हैं, तो ये हमें कैसे नजर आ रहे हैं कि जब सिलरी बॉडी जो है, सिलरी बॉडी से ऊपर जो है आपको एक व्हाइट लाइन नजर आएगा। लेट्स सी कैसे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए इस इंटीरियर चैम्बर की एंगल की एनाटॉमी जो है इस लेक्चर में मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि इसी इंटीरियर चैम्बर के एंगल की एनाटॉमी आप देखना चाह रहे हैं या लर्न करना चाह रहे हैं, तो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है एक्वस ह्यूमर डायनामिक्स, उसके लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां आप जाकर तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल से, ट्रिबुकुलर मेशवर्क, उसकी टाइप्स और ये एंगल, ये श्वाब लाइन, कैनाल ऑफ श्लिम, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल से वहां पे एक्सप्लेन किए हुए, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ कहने का मकसद क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्किल्स पर के हवाले से बात करूंगा, उसके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे दिस इज योर इंटीरियर चैम्बर, यहाँ पे आपका आयरस है, ठीक है, दिस इज आयरस, ठीक है। और बिल्कुल एंगल है कि मैं बात करूं, और यहाँ से आप देखेंगे तो दिस इज योर कैनाल ऑफ श्लिम, दिस इज योर कैनाल ऑफ श्लिम। अब कैनाल ऑफ श्लिम से अगर हम आगे जाए यहाँ पे तो ये आपका श्वाब लाइन है, जिसकी लेट्स सपोज यहाँ पे आपका डेस्मेंट मेम्ब्रेन खत्म हो गया है, जहाँ पे डेस्मेंट मेम्ब्रेन खत्म वहां से आपका श्वाब लाइन स्टार्ट। तो यहाँ से आप श्वाब लाइन है इंटीरियरली। अगर पोस्टीरियर देखें, ये किनाल ऑफ श्लेम है, इस किनाल ऑफ श्लेम की पोस्टीरियर साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ये स्क्लेरा स्पर मिलेगा। दूसरे पिक्चर में आप देखिए ये वाला, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर है स्क्लेरा स्पर, ठीक है। ये आपका आइरिस का इंटीरियर सरफेस है और ये आपका कॉर्निया का जो है पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे एंडोथेलियम मौजूद है। अच्छा, यहाँ से लेकर ये वाला जो नेटवर्क आपको नजर आ रहे हैं, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ट्रिबिकुलर मेशवर्क। ये एक नेटवर्क है जिससे एक्वस ह्यूमर आसानी से पास होगा, ठीक है। अब ये ट्रिबिकुलर मेशवर्क देखें तो इंटीरियर ये श्वाब लाइन के साथ अटैच, यहाँ पे श्वाब लाइन कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट दिस इज एट जस्ट द टर्मिनेशन ऑफ डेस्मेंट मेम्ब्रेन। ये जहां यहाँ पे डेस्मेंट मेम्ब्रेन खत्म हो गया तो यहाँ श्वाब लाइन स्टार्ट होगा।
तो इंटीरियर लेट कनेक्ट श्वाब लाइन अगर हम पोस्टीरियरली देखें यहाँ पे, तो यहाँ आप देखिए दिस इज योर स्क्लीरा, ये आपका स्क्लीरा स्टार्ट हुआ, ये जो है स्ट्रक्चर जो है दिस इज योर स्क्लीरा। तो अब स्क्लीरल के कुछ टिश्यू जो है कोलेजन फाइबर जो है वो यहाँ आ चुके हैं, देखे यहाँ पे, और यहाँ एंटर हो चुके फिर वापस आ रहे। अगर हम देखें थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप उसने बनाया है, स्क्लीरस पर ने कोई ट्रायंगुलर शेप जो है बनाया, इसका एपेक्स है, देखे ये इसकी एपेक्स है जो आपकी इंटीरियर चेम्बर की तरफ है, और ये टुवर्ड द बेस, और बेस जो है ये टुवर्ड द सिलरी बॉडी जो है यहाँ पे आपका। तो यही स्ट्रक्चर जो है यही कोलेजन फाइबर ऑफ द स्क्लीरा जो है, देखिए ये वाला जो कि यहाँ पे इंटीरियर चेम्बर की तरफ आया हुआ है, इसका नाम है स्क्लीरल स्पर। और इस स्क्लीरल स्पर के साथ यहाँ पे देखें तो ये ट्यूबिकुलर मेशवर जो है ये इसके साथ अटैच है, ये आइरिस रूट के साथ और इसी स्क्लीरल स्पर के साथ अटैच है। अब यहाँ से देखें ये ट्यूबिकुलर मेशवर हो गया, लेकिन इसके बिहाइंड आप देखें तो यहाँ पे आपको एक केनाल मिलेगा जिसका नाम है केनाल ऑफ श्लिम। अब यही केनाल ऑफ श्लिम की जब हम रिलेशनशिप की बात करें ना, तो ये केनाल ऑफ श्लिम पोस्टीरियरली हम कहते हैं, देखें ये केनाल ऑफ श्लिम पोस्टीरियरली स्क्लीरल स्पर के साथ अटैच है, और इंटीरियरली आप देखें तो ये आपकी ट्यूबिकुलर मेशवर या डिस्मेंट श्वाब लाइन जो है उसके साथ अटैच है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। और जब भी हम स्क्लीरल स्पर की बात करें, ठीक है, तो इससे हमें माइंड में आ रहा है कि ये जो जितने भी सिलरी मसल है, देखिए ऑल द सिलरी मसल जो है वो अराइज फ्रॉम दिस स्क्लीरल स्पर। ठीक है, और बिल्कुल स्क्लीरल स्पर के साथ और आइरिस रूट जो है यहाँ पे आप देखते हैं मेजर आर्टीरियल सर्कल। ठीक है, ये मेजर आर्टीरियल सर्कल जो है आइरिस वाला जो लेक्चर है इसमें मैंने डिटेल से को एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेजर आर्टीरियल सर्कल क्या है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक कि आपको स्क्लीरल स्पर जो है एटलीस्ट वो क्लियर हो गया है। अच्छा, आप सारी चीजें माइंड में रखें, यहाँ पे आपका स्क्लीरल स्पर है, ठीक है, और इससे इंटीरियरली आप देखें तो आपका ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क और बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखें तो आपका श्वाब लाइन जो है यहाँ पे आपका डिस्टल मेम्ब्रेन खत्म। जब डिस्टल मेम्ब्रेन खत्म हो गया जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ श्वाब या श्वाब लाइन। ठीक है, इसके बाद आपका ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज क्लियर स्पर, उसके बाद सिलरी बॉडी। अब गोनियोस्कोपी में देखेंगे तो आप जब भी हम गोनियोस्कोपिक लेंस से देख रहे थे, देखें आपको ये सारे स्ट्रक्चर नजर आने चाहिए। अगर एक एंगल ओपन है तो आपको ये एटलीस्ट 4 स्ट्रक्चर जो है ये आपको नजर आने चाहिए। सबसे पहले आप देखें तो ये आपका है वो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, ये इसके बाद देखिए श्वाब लाइन, और अब ये देखें ये वाला लाइन जो है सबसे नीचे वाली आपका सिलरी बॉडी का है, और सिलरी बॉडी से ऊपर ये वाइट बैंड जो आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअल स्क्लीरल स्पर का है। आप इसी पिक्चर में आप देखें वापस, अगर एंगल ओपन है तो आपको सिलरी बॉडी भी नजर आ रहे हैं, और सिलरी बॉडी के इस रिंग ये सर्कुलर रिंग के ऊपर आप देखें तो आपको ये स्क्लीरल स्पर भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में ट्रिबिकुलर मेशवर श्वाब लाइन सारी चीजें नजर आए। अगर एंगल क्लोज होगा तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, जो लास्ट स्टेज ऑफ एंगल है उसमें आपको कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। अगर इसी तरह इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम ग्रेडिंग करें एंगल की तो हम देखते हैं कि सिलरी बॉडी नजर आ रहे हैं नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो उसका एक ग्रेड हो गया। फिर स्क्लीरल स्पर देखते हैं, ट्रिबिकुलर मेशवर देखते हैं, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे जितना एंगल ओपन होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा स्ट्रक्चर आपसे गायब हो चुके आपको नजर नहीं आया तो इतना इसका मतलब है कि एंगल जो है वो क्लोज हो चुका है। सो स्क्लीरल्स पर आपको ऐसे सर्कुलर बैंड नजर आएंगे सिलरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखें तो उसमें आपको सिर्फ ये वाला ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये स्क्लीरल स्पर का भी हो गया। अब लेमिना क्रेब्रोसा भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्क्लीरा की, जिसके हवाले से भी हमें थोड़े से माइंड में ये सारी चीजें रख लें। देखिए पोस्टीरियरली अगर आप देखेंगे बिहाइंड द इक्वेटर आप देखेंगे तो पोस्टीरियर आपको पता है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर हो चुका है टुवर्ड द स्क्लीरा। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम अगर मोर करेक्टली इन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में यूज करूंगा तो वो ये है कि बैक साइड पे जहां पे ऑप्टिक नर्व की एग्जिट है उस एग्जिट पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत वीक है। वो इसलिए वीक है कि मैं आपको ये बताऊं, यहाँ से आपका ये येलो जो है ये बिल्कुल एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल है, यहाँ से वो जितना भी एक्सॉन है, फॉर एग्जांपल सिंपल मैं उसको कहूंगा ऑप्टिक नर्व जो है वो यहाँ से एग्जिट हो चुका है। आप देखिए इस पॉइंट से एग्जिट हो चुके हैं, दरमियान में कुछ खाली जगह जो है आपको नजर आ रहे हैं जिसको हम यूजुअली कहते हैं ऑप्टिक कप। ठीक है, ये ऑप्टिक कप है, और यहाँ से जो है जितने भी एक्सॉन वगैरह जो है ये पोस्टीरियरली पास हो चुका है ऑप्टिक नर्व। लेकिन अगर आप इस एरिया को यहाँ पे जूम करें तो आपको स्क्लीरा ऐसा नजर आएगा कि इस बैक ऑफ द आईबॉल में आपको स्क्लीरा ऐसा नजर आएगा जिसमें डिफरेंट जो देखे स्मॉल स्मॉल फोरामेन वगैरह
स्मॉल स्मॉल ओपनिंग वगैरह मौजूद हैं। इसी ओपनिंग से जो है आपकी एग्जाम जो है आपका ऑप्टिक नर्व वो इधर ही इसी जगह से वो पास हो रहे, बैकवर्ड जा रहे। इसी आप देखेंगे अगर मजीद डिटेल पे चले जाएं तो एक फोरामेन जो है सेंटर में वो थोड़ा सा लार्ज होगा। वो लार्ज इसलिए है कि इससे आपकी सेंट्रल रेटिना आर्टरी और वेन भी इसी ही स्ट्रक्चर से पास होगा। सो आप आईबाल की बैक साइड पे देखेंगे जहां पे ऑप्टिक नर्व की एग्जिट हो चुके हैं, वहां पे स्क्लीरा बहुत वीक हो चुका है और वहां पे परपुरेटेड स्ट्रक्चर मौजूद है। यही परपुरेटेड स्क्लीरा जो है जहां से ऑप्टिक नर्व की एग्जिट हो चुके हैं और सेंट्रल रेटिना आर्टरी और वेन की एंट्री हो चुकी है, उस एरिया का नाम है लेमिना क्रेब्रोसा। सो दिस इज योर लेमिना क्रेब्रोसा। बैक साइड पे आप यहां से आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्लीरा। सो क्या है कि एक मेशवर्क लाइक स्ट्रक्चर है बिहाइंड द डिस्क एंड द स्क्लीरा, ऑलरेडी हो चुका है। और इनसे क्या चीज, उसके फाइबर ऑफ द ऑप्टिक नर्व जो है उससे पास हो चुके हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखें कि ये इंट्राकुलर रेट्रोबल्बर स्पेस के दरमियान एक बैरियर की तरह काम करे। देखिए, अगर आईबाल में कोई प्रेशर ज्यादा हो गया तो आपको पता है सबसे वीक पॉइंट जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो अगर इन केस अब मैं ग्लाकोमा की बात करूंगा, ग्लाकोमा में अगर इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ गया है, ड्यू टू दिस इंट्राकुलर प्रेशर ये लेमिना क्रिब्रोसा बहुत वीक है। सो ये आसानी से बल्ज आउट हो सकता है, ये आसानी से इस एरिया को बल्ज आउट कर सकता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो सकती है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत वीक पॉइंट है, प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो ये एरिया जो है ये बल्ज आउट हो सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो गई है, जो ये ओपनिंग है वो ज्यादा हो चुका है। ठीक है। एक इनदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल में बात करूंगा, अगर आपने कभी एग्जामिन किया हुआ है एडवांस ग्लाकोमेटस डिस्क जो है, अब एडवांस ग्लाकोमा के वाले पेशेंट की उसको डिस्क को आप देखेंगे तो उसको आपकी कपिंग जो है वो काफी कपिंग भी हो चुका है, लेकिन कपिंग के दरमियान आप देखेंगे व्हाइट एरिया में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक डॉट मिलेगा। आपको थोड़ा सा वो डॉट जो आपको मिल रहे हैं वो आपको क्या बता रहे हैं? वो आपको ये बता रहे कि जी, और इन द लेमिना क्रेब्रोसा आर विजिबल एज अ लिमिलर डॉट साइन। हम कहते हैं इसमें डॉट साइन, जब डॉट साइन है कि जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ग्लाकोमा जो है वो एडवांस स्टेज पे चला गया है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से लेमिना क्रेब्रोसा में एट्रोपी हो चुका है। और एट्रोपी के बाद सिर्फ जो ओपनिंग है लेमिना क्रेब्रोसा में, वो जस्ट ओपनिंग आपको नजर आ रहे हैं, बाकी जो ऑप्टिक नर्व जो है उसकी जो एक्सान वगैरह जो है वो सारी चीजें जो है वो एट्रोपिक हो चुके हैं। सो तब आपको, अगर कोई एडवांस स्टेज में आपको स्पेशली डिस्क पे ये डॉट नजर आ रहे हैं, तो ये डॉट आपको क्या बता रहे हैं? ये आपको बता रहे हैं कि द ग्लाकोमेटस जो है, ग्लाकोमेटस एट्रोपी की वजह से जो है ऑप्टिक नर्व वगैरह और ये एरिया जो है उसकी ट्रॉफी हो चुकी है। और ये जिस अभी आपको वो ओपनिंग जो है वो नजर आ रहे हैं, ये वाले आपको जस्ट यही ओपनिंग जो है ये वो नजर आ रहे हैं। और जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ये एरिया बल्ज आउट करता है और ये जो कपिंग एरिया है ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है। और फिर हाई परसिस्टेंट प्रेशर की वजह से यहाँ की जो एग्जान वगैरह जो है उसकी ड्रॉप हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेशन हो रही है, तो ये एरिया जो है और भी ओपन होता जा रहा है। उसके कहते हैं ऑप्टिक डिस्क रिम, वो रिम जो है वो मजीद इनलार्ज होता जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजों, एक और चीज याद रखिए, इस एरिया के लिए हम कभी कभार पोस्टीरियर स्क्लीरल फोरामेन भी यूज करते हैं। पोस्टीरियर स्क्लीरल फोरामेन, इसका मतलब है कि ऑप्टिक नर्व के लिए जो रास्ता है, इट मीन लेमिना क्रेब्रोसा की को इंडिकेट कर रहे हैं। इस लेमिना क्रेब्रोसा के अलावा कोई और एपर्चर बहुत जरूरी है। लेमिना क्रेब्रोसा अलग चीज है, उसके लिए आप पोस्टीरियर स्क्लीरल फोरामेन वर्ड यूज कर सकते हैं जो ऑप्टिक नर्व के लिए है। लेकिन इसके अलावा जो है ये थ्री एपर्चर जो है, थ्री सेट ऑफ एपर्चर जो है, बहुत जरूरी है कि आपको उसका नॉलेज हो। सबसे पहले इसके नाम के बेस पे, उसके लोकेशन के बेस पे हमने नाम दिया हुआ है पोस्टीरियर एपर्चर, मिडल एपर्चर, एंटीरियर एपर्चर। सबसे पहले हम पोस्टीरियर एपर्चर की बात करेंगे कि पोस्टीरियर एपर्चर स्क्लेरा में कहाँ पे मौजूद होंगे। तो याद रखिए ऑप्टिक नर्व के अराउंड, ऑप्टिक नर्व के अराउंड अगर आप देखेंगे इस एरिया में यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीपल आर्टरी और सिंपल अगर आप कहेंगे तो वेसल और नर्व जो है वो एंटर हो चुके हैं। लेटर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आर्टरी जो है, कौन से वैन जो है और कौन सी नर्व जो यहाँ से एंटर हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि पोस्टीरियर एपर्चर जो है वो आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलरी नर्व एंड वेसल के लिए मौजूद है। कोई आपसे पूछे कि पोस्टीरियर एपर्चर कहाँ पे मौजूद है? अराउंड द ऑप्टिक नर्व। किस लिए है जी? जी यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट सिलरी नर्व और वेसल जो है वो पास हो रहे हैं। इट इज क्लियर। मिडिल एपर्चर जो देखे, यूजुअली ये नंबर 4 में होता है, बट इन सम इंडिविजुअल इट मे बी इन 5 इन नंबर।
लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करें तो मिडिल एपर्चर जो है, याद रखिए ये इसकी तादाद जो है वो 4 है। और ये मौजूद कहाँ पे है, तो ये स्लाइटली पोस्टीरियर टू द इक्वेटर। स्लाइटली इक्वेटर से पोस्टीरियर का मतलब है कि तकरीबन 4 मिलीमीटर बिहाइंड द इक्वेटर। आप इक्वेटर से 4 मिलीमीटर बिहाइंड देखें तो यहाँ पे आपको 4 एपर्चर मिलेगा, जिसका नाम है मिडिल एपर्चर। लोकेशन के बेस पर हमने उसका मिडिल एपर्चर दिया हुआ है। और ये एपर्चर किस लिए है, वर्टेक्स वैन। यूजुअली वर्टेक्स वैन फॉर इन नंबर, सो ईच फॉर ईच एपर्चर से एक एक इंडिविजुअल वर्टेक्स वैन जो है उसकी एग्जिट यहाँ से हो रही है। सो मिडिल एपर्चर इज लोकेटेड 4 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड दिस इज फॉर द वर्टेक्स वैन। ये चीज भी क्लियर हो गया। इसके अलावा से अगर हम बात करेंगे इंटीरियर एपर्चर की, तो इंटीरियर एपर्चर नाम से पता चलेगा दिस मस्ट बी लोकेटेड इंटीरियरली। अब कहाँ पे लोकेटेड है, जस्ट 3 to 4 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिम्बस। अब लिम्बस से 3-4 मिलीमीटर अवे चले जाए तो वहां पे आपको इंटीरियर एपर्चर मिलेगी। और इंटीरियर एपर्चर किस लिए है, दिस इज फॉर इंटीरियर सिलरी वेसल। इंटीरियर सिलरी वेसल, सिर्फ नाम याद रखिए, आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि जी लॉन्ग और शॉर्ट और ये चीजें जो है ये किस किस चीज की ब्रांच है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इंटीरियर सिलरी वेसल जो है ये आपकी मस्कुलर आर्टरी की जो है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग और पोस्टीरियर, ये लॉन्ग और शॉर्ट सिलरी आर्टरी की, आर्टरी जो है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। और नर्व जो है आगे मैं डिस्कस करूंगा कि लॉन्ग सिलरी नर्व जो है ये नेजोसिलरी की ब्रांच है, और शॉर्ट सिलरी नर्व जो है ये आपके सिलरी गैंग्लियन से अराइज है। बट डोंट कंफ्यूज दीस थिंग, जस्ट एपर्चर याद रखिए कि पोस्टीरियर एपर्चर से कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, वो मौजूद कहाँ पे है। मिडिल एपर्चर है कहाँ पे, उसकी नंबर कितनी है, कौन सी स्ट्रक्चर उससे पास हो रही है। इंटीरियर एपर्चर जो है वो मौजूद कहाँ पे है, कौन सी स्ट्रक्चर उससे पास हो रही है। आप देखिए यही चीजें, इंटीरियर एपर्चर 3 to 4 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द लिम्बस, और यहाँ से आपकी इंटीरियर सिलरी वेसल जो है वो पास हो रही है। फिर इक्वेटर से जस्ट 4 मिलीमीटर बिहाइंड देखिए, दिस इज द वर्टेक्स वैन, ये आपकी मिडिल एपर्चर है। और अराउंड द ऑप्टिक डिस्क, आप अराउंड द ऑप्टिक नर्व आप देखेंगे तो जो लॉन्ग सिलरी आर्टरी और शॉर्ट सिलरी आर्टरी और लॉन्ग सिलरी नर्व वगैरह ये सारी चीजें यहाँ से एंटर हो चुके हैं। सो ये जो एपर्चर है एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर एपर्चर, ठीक है। और पोस्टीरियर एपर्चर की तादाद भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट सिलरी नर्व और आर्टरी जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए उसकी तादाद जो है वो भी ज्यादा है। इसी तरह से मैं इंटीरियर सिलरी आर्टरी की बात करूं तो हर इंटीरियर सिलरी आर्टरी की तादाद जो है वो तकरीबन 7 है। हर एक रेक्टाइल मसल के लिए दो दो सिलरी इंटीरियर सिलरी आर्टरी जो है वो सप्लाई कर देता है, एक्सेप्ट लैटरल रेक्टस। लैटरल रेक्टस जो है वो ओनली रिसीव वन इंटीरियर सिलरी आर्टरी, बाकी जो है वो लैक्रिमल आर्टरी से भी आपने सप्लाई जो है वो रिसीव कर देता है। एज इट क्लियर टू एवरीवन। और इसके साथ साथ जो ऑप्टिक नर्व है, ये जो फोरामेन है, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर स्क्लीरल फोरामेन। ये चीज भी आपको क्लियर हो गया। अब यहां से हम डिस्कशन करेंगे लेयर ऑफ द स्क्लीरा। सो बेसिकली हमने एनाटॉमिकली जो है स्क्लीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर जो है ईपी स्क्लीरा, स्क्लीरा प्रोप्रिया, स्क्लीरा प्रोप्रिया या स्क्लीरा प्रॉपर या स्क्लीरा स्ट्रोमा, एंड लास्ट वन इज लेमिना फास्का, लेमिना फास्का। अगर हम ईपी स्क्लीरा की बात करें तो याद रखिए ईपी स्क्लीरा जो है दिस इज थिन dense vascularized layer of connective tissue, but mostly this is loose connective tissue। याद रखिए इस लेयर में मोस्टली दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एक्टिन लेयर है। और इसके अलावा इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट भी आपको मिलेगा। और अनदर थिंग, दिस इज इसकी जो सप्लाई है वो रिच सप्लाई, स्पेशली इंटीरियरली मैं बात करूंगा लिम्बस से लेकर जो जहां पे मसल की इंसर्शन हो चुके हैं उस इंसर्शन पॉइंट तक आप देखें तो इंटीरियरली ये इंटीरियर सिलरी आर्टरी ने उसको सप्लाई किया हुआ है, इंटीरियर सिलरी आर्टरीज, और रिच सप्लाई है, ठीक है, ईपी सिलिरा की। उसकी कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन। यही रीजन है कि यही वेसल हमें यूजुअल नजर नहीं आता, बहुत स्मॉल वेसल है, यूजुअली हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम कहते हैं कि स्क्लीरा इज वाइड। बट ड्यू टू इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में ये सारे वेसल डायलेट हो रहे हैं और फिर वो जाहिर हो रहे हैं, और हम कहते हैं कि जी एक वर्ड हम यूज करें सिलरी फ्लश जो है, क्या कहते हैं एपिस्क्लेराइटिस एक कंडीशन है जिसमें सारे वेसल जो है आपको तब नजर आएंगे और रेडनेस आपको मिलेगा। इसके बरक्स अगर हम स्क्लीरा प्रॉपर की बात करें तो वो रिलेटिव एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, एपिस्क्लेरा की इसकी ब्लड सप्लाई बहुत रिड्यूस है। इसमें अब इसमें डेंस फाइबर है, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर मौजूद हैं, और साथ साथ में कोई इलास्टिक फाइबर भी इसमें मौजूद है। अगर लेमिना फास्का की हम बात करें तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और इसका मतलब है कि सुप्राकोरैनियल स्पेस के साथ उसका ताल्लुकात है। बिल्कुल नीचे आप ये कह सकते हैं कि स्क्लीरा जो है वो कोराइड के साथ कनेक्टेड है थ्रू लेमिना फास्का,
ठीक है, इसके साथ ही अटैच है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी कलर जो है वो ब्राउनिश इन कलर है, बिकॉज इसमें पिगमेंटेड सेल जो है, स्पेशली मेलानिन पिगमेंट भी आपको स्क्लीरा में लेमिना फस्का लेयर में मिल सकता है। एंड यही वजह है कि इसकी कलर जो है वो थोड़ी सी ब्राउनिश इन कलर है, और ये सुप्राकोरल स्पेस के साथ ओपनली कनेक्टेड है। मजीद अगर हम बात करें ईपी स्क्लीरा के हवाले से, तो ये सबसे सुपरफिशियल लेयर है स्क्लीरा, ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें कोलेजन फाइबर की जो बंडल है वो अरेंज है सर्कमफ्रेंशियली, सर्कुलरली अरेंज है। रिच ब्लड सप्लाई है, स्पेशली उसका एंटीरियरली, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। और ये थिन लूज कनेक्टिव या मस्कुलराइज्ड टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, उसमें स्क्लीरा प्रॉपर के ऊपर मौजूद है, उसको कवर किया हुआ है। जी क्लियर है। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये सारी चीजों का एग्रीगेशन और एपिस्क्लेराइटिस कंडीशन में आपको सारी चीजें मिल सकते हैं, नोड्यूल वगैरह। थिकेस्ट जो है वो इंटीरियर टू द रेक्टस मसल इंसर्शन है। अगर हम पोस्टीरियरली जाए तो ये थिन होता जा रहा है टुवर्ड द बैक। अब देखें, डोंट कंफ्यूज दिस फिगर। हम यहाँ पे ये बता रहे हैं ना कि ईपी स्क्लीरा जो है ये रेक्टाई के आगे जो है उसकी थिकनेस ज्यादा हो रही है, लेकिन टुवर्ड द ऑप्टिक नर्व की अगर हम बात करें तो उसकी थिकनेस कम हो रही है। लेकिन इससे पहले वाला स्लाइड में आपको बताया था कि स्क्लीरा जो है वो बैक साइड पे थिक है, तो इसका मतलब है कि हम ओवरऑल 3 लेयर की बात कर रहे हैं, ईपी स्क्लीरा और स्ट्रोमा और लेमिना फस्का की हम बात करें, तो हम तीनों की अगर थिकनेस की बात करें तो वो बैकवर्ड ज्यादा है। लेकिन हम जस्ट अगर सेपरेट ईपिस क्लियर की बात करें तो ईपिस क्लियर जो है वो एंटीरियर टू द रेक्टस मसल, वहां पे उसकी थिकनेस ज्यादा है, और बैकवर्ड जो है उसकी थिकनेस जो है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, वही लेमिना फस्का जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये सुप्राकोराइडल स्पेस जो है वहां पे मौजूद है, यूएल ट्रैक के ऊपर जो है। हम बाद में बात करेंगे कि जी वहां पे जो है यूएल ट्रैक जो है लाइक सिलरी बॉडी, आयरस एंड कोराइड, जिसको हम यूएल ट्रैक कहते हैं, तो वहां पे उसके साथ अटैच है स्पेशली सुप्राकोराइडल स्पेस के साथ। ब्लूइश इन कलर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें पिगमेंट मौजूद है। अगर आप अंडर सरफेस ऑफ द लेमिना फस्का आप देखेंगे तो वो कोई आपको स्मूथ नहीं मिलेगा, बट द अंडर सरफेस ऑफ लेमिना फस्का आप देखेंगे तो वहां पे आपको ग्रूव्स मिलेंगे, ग्रूव मिलेंगे। अब ये ग्रूव्स किस लिए है, ये ग्रूव्स किस लिए है, बिकॉज यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसी ही सुप्राकोरल स्पेस से आपके डिफरेंट सिलरी वेसल और नर्व वगैरह वो सारी चीजें पास हो चुकी है। जब वो पास हो रहे, जाहिर बात है वो अपना जगह इसी लेमिना फस्का में बना रहे हैं, तो ऐसा कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं, जिसका नाम कोई बुक, किसी बुक में मेंशन है एमएसरी कैनाल। अब ये एमएसरी कैनाल जो है क्या है, ये जिस वो ग्रुप जो बने हुए हैं, जब जाहिर बात है जब आर्टरी और नर्व वगैरह ये सारी चीजें पास हो रही है तो उसके लिए कोई स्पेस चाहिए। वो सुप्राकोरल स्पेस में जो स्पेस बन चुका है, तो इस स्पेस की वजह से जो लेमिना फस्का की जो अंडर सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, और ये कोराइड के साथ अटैच है थ्रू फाइन कोलेजन फाइबर। लेकिन याद रखिए, कोराइड और लेमिना फस्का के आपस के जो अटैचमेंट है ये वीक अटैचमेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं है। और ब्राउन कलर ड्यू टू मेलानोसाइट। स्क्लीरा प्रॉपर ये रिलेटिव एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें भी बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर मौजूद है। लेकिन याद रखिए, इसमें जो कोलेजन फाइबर जो स्पेशली मौजूद है वो टाइप 1 एंड टाइप 3 जो है वो बेसिकली इसमें मौजूद है, और उसके अरेंजमेंट जो है वो बहुत इररेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए कहते हैं कि ऑल डायरेक्शन में ये अरेंज। अब देखिए, आपकी कॉर्निया जो है उसमें भी कोलेजन फाइबर है, लेकिन वहां पे जो कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट है वो बहुत रेगुलर अरेंजमेंट है, एंड ड्यू टू दिस रेगुलर अरेंजमेंट द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, and due to this irregular or aberrant arrangement and the sclera, that's why the sclera is opaque structure। इसलिए sclera opaque है, इसमें कोलेजन फाइबर की अरेंजमेंट जो है वो irregular है in all direction। Is that clear? Deficiency in water bonding substance account for the scleral dull white color। यही चीज है कि स्क्लीरा में आप देखेंगे तो उसमें जो वाटर बॉन्डिंग जो सब्सटेंस है वो उसकी बहुत ज्यादा कमी है। यही द रीजन है कि स्क्लीरा जो है वो आपको बहुत व्हाइट कलर के मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें कि इसकी ब्लड सप्लाई किस तरह है, लेट्स सपोज आप इसी स्क्लीरा को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ पे, ठीक है। अब रेक्टाई जो है, रेक्टाई मसल, इससे इंटीरियर वाला ये पार्ट जो है ये सप्लाई किया हुआ है इंटीरियर सिलरी आर्टरी में। अब इंटीरियर सिलरी आर्टरी सप्लाई द इंटीरियर स्क्लीरा, ठीक है। और आपको पता है कि इंटीरियर सिलरी आर्टरी जो है ये मस्कुलर आर्टरी की ब्रांच है, और मस्कुलर आर्टरी जो है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसके अलावा से यहाँ से भी कुछ सम स्मॉल वेसल जो है
एपिस्क्लेरल आर्टीरियल सर्कल भी बना रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मोस्टली आपको याद करने की क्या चीज है कि एंटीरियर स्क्लेरा आर्टरी सप्लाई द इंटीरियर पार्ट, और ये जो पोस्टीरियर स्क्लेरा है दिस इज सप्लाई बाय द पोस्टीरियर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर स्क्लेरा आर्टरी। अब लॉन्ग पोस्टीरियर स्क्लेरा आर्टरी और शॉर्ट पोस्टीरियर स्क्लेरा आर्टरी ये दोनों जो है ये आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है उसकी ब्रांच है, ठीक है। और जाहिर बात है एक का नाम है लॉन्ग, तो उसकी लेंथ ही लॉन्ग होगी, ठीक है, ये लॉन्ग है, और एक आगे जाकर यही एरिया जो है इसको सप्लाई कर देता है, स्पेशली इक्वेटर वगैरह, और सम कंट्रीब्यूशन आल्सो टू द इंटीरियर स्क्लेरा। अब जो शॉर्ट पोस्टीरियर स्क्लेराटी है ये स्पेशली बैकवर्ड यही पे इक्वेटर के बिहाइंड जो स्क्लेरा है इसको सप्लाई कर देता है। तो शॉर्टली आप याद कर सकते हैं कि रेक्टाई के इंसर्शन से पहले जो है इंटीरियर स्क्लेराटी सप्लाई कर देता है, और इक्वेटर के बिहाइंड जो है आपका लॉन्ग पोस्टीरियर स्क्लेराटी एंड शॉर्ट पोस्टीरियर स्क्लेराटी। आप ये दोनों जो है ब्रांच फ्रॉम ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यहां तक आपने याद करना है। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, तो यहाँ पे इस पोस्टीरियर पार्ट को जो है सप्लाई कर देता है, और लॉन्ग सिलियरी आर्टरी जो है यहाँ से जाकर देखें काफी यहाँ तक रेक्टाइल जो है यहाँ तक उसकी सप्लाई है, और इंटीरियर सिलियरी आर्टरी जो है वो यहाँ से आगे जाकर इंटीरियर स्क्लेरा को सप्लाई कर देता है। और मैंने आपको आयरस वाले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी यह इंटीरियर सिलियरी आर्टरी और लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी जो है ये यहाँ पे एट द रूट ऑफ आयरस और सिलियरी बॉडी के इस एरिया में मिल रहे और एक सर्कल बना रहे जिसका नाम है मेजर आर्टीरियल सर्कल, जो मोस्टली आयरस का आर्टीरियल सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज मस्कुलर वैन, दिस इज वर्टेक्स वैन, ठीक है। और वर्टेक्स वैन क्या कर रहे हैं, जितना भी ड्रेनेज है वेनस ड्रेनेज वो यहाँ से ये कैरी कर देता है। आप देख सकते हैं एपिस्क्लेरल कलेक्टिंग वेन, वो फिर क्या करते हैं इंटीरियर सिलियरी वेन, और फिर लास्ट में वर्टेक्स वेन। वर्टेक्स वेन जो है वो मिलकर सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक डिवीजन और सॉरी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन बना रहे, और सुपीरियर और ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो जाकर क्या करना साइनस में उसकी ड्रेनेज हो रही है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई याद रखें कि रिच नर्व सप्लाई है। इंटीरियर स्क्लेरा जो है उसको सप्लाई है लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी नर्व, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी नर्व जो है वो सप्लाई कर देता है। कहाँ से कहाँ सप्लाई कर देता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लिम्बस से लेकर के लिम्बस से 2-4 मिलीमीटर से वहां से उसका उस पीरिकुलर स्पेस से ऊपर आ चुका है और लिम्बस के एरिया को वहां पे सप्लाई कर देता है। सो अगर पोस्टीरियर स्क्लेरा की हम बात करें तो पोस्टीरियर से शॉर्ट पोस्टीरियर देखिए बहुत आसान है। आगे वाला पार्ट है इंटीरियर स्क्लेरा है तो वो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी नर्व बिकॉज वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। पोस्टीरियर स्क्लेरा जो है वो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी नर्व। अब यही दो नर्व मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आर्टरी तो आपको सब क्लियर होगी कि इंटीरियर सिलियरी आर्टरी जो है वो मस्कुलर की ब्रांचेस है, और शॉर्ट और लॉन्ग पोस्टीरियर दोनों आर्टरी जो है वो आपके ऑप्थेल्मिक आर्टरी के। अब नर्व भी याद रखिए, अब यहाँ पे जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी नर्व है, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी नर्व, अब लॉन्ग सिलियरी नर्व जो है ये नेजोसिलियरी की ब्रांच है, और नेजोसिलियरी आपको पता है कि वो आपकी ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है उसकी ब्रांच है, और ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल नर्व उसको आप बैक ट्रेस करें। इसी तरह से अगर मैं शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी नर्व की बात करूं तो ये वो नर्व है जो आपकी सिलियरी गैंग्लियन से राइज है, और सिलियरी गैंग्लियन आपको पता है कि वो आपके थर्ड नर्व जो स्पेशलिज्म पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है उसने बनाए हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज योर फेप नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, और ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, इससे 3 ब्रांच ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन। अब जो V1 डिवीजन है ऑप्थेल्मिक डिवीजन है इसकी 3 मेन ब्रांच है, 3 मेन ब्रांच। एक जो है वो लैक्रिमल नर्व जो है ये वाला, दिस इज लैक्रिमल नर्व, दिस इज फ्रंटल नर्व, और ये जो है नेजोसिलरी। अब इस नेजोसिलरी नर्व से देखें तो इससे ये 2 ब्रांचेस देखें यहाँ पे, ये वाला जिसका नाम है लॉन्ग सिलरी नर्व। अब यही लॉन्ग सिलरी नर्व यहाँ से एंटर हो रहे पेरिकोराइडल स्पेस के जरिए से ऐसे आगे जा रहे, ठीक है, और आगे इंटीरियर स्क्लेरा को भी सप्लाई कर देता है, और मोस्टली ये सप्लाई कर देता है आपके कॉर्निया को। आप कॉर्निया वाला लेक्चर को देखें तो इसमें मैंने ये चीज बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ से जो है कैसे यहाँ पे प्लेक्सिस बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लंबल पे ये प्लेक्सिस बना रहे हैं, स्क्लेरल प्लेक्सिस, और फिर यहाँ से जाकर एपिथेलियल सब एपिथेलियल प्लेक्सिस, और ये सारे चीज सप्लाई करते हैं। सो लॉन्ग सिली नर्व जो है ये इंटीरियर स्क्लेरा और कॉर्निया को सप्लाई कर देता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक उसने सिलियरी गैंग्लियन लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसी ऑप्टिक नर्व के लैटरल साइड पे आप देखिए लैटरल लेक्टस ऑप्टिक नर्व में यहाँ पे आपका सिलियरी गैंग्लियन होगा, देखिए यहाँ पे
या दिस इज योर सिलरी गैंग्लियन। अब सिलरी गैंग्लियन जो है बेसिकली जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर थर्ड नर्व में आ रहे वो यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर यहाँ से जा रहे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नर्व, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सिलरी नर्व, जो कि आपके आइरिस और सिलरी बॉडी को सप्लाई कर, आइरिस में कंस्ट्रक्टर पिपलाई उसको सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ देखिए कुछ सिंपैथेटिक फाइबर भी इसमें शामिल हो चुके हैं और इसी ही लॉन्ग जो नेजोसिलरी वाला ब्रांच है, नेजोसिलरी से कुछ सेंसरी फाइबर भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, सो जाहिर बात है स्क्लीरा का जो कोई ऑटोनॉमिक सप्लाई नहीं है, स्क्लीरा का जो बेसिक सप्लाई है वो ये सेंसरी सप्लाई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेंसरी नर्व भी मेंशन किया कि पोस्टीरियर पार्ट को जो है वो शॉर्ट सेंसरी नर्व सप्लाई कर देता है। सो माइंड में रखे कि सेंसरी नर्व जो है उसमें सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर नहीं है, उसमें सिंपैथेटिक भी एंड सम फाइबर जो है जो आपके नेजोसिलरी ब्रांच से यहाँ पे आ चुके हैं वो इसके साथ शामिल हो चुके हैं। सो इसलिए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लीरा जो है उसका सप्लाई जो है वो शॉर्ट सिलरी नर्व से है और यही रीजन है कि स्क्लीरा का रिच नर्व सप्लाई है। सो इसलिए अगर कोई स्क्लीराइटिस या एपिस्क्लेराइटिस है तो बहुत पेनफुल कंडीशन होगा और आपको पता है कि इसके साथ मसल की इंसर्शन है, एक्स्ट्राकुलर मसल की इंसर्शन भी यहाँ पे है। सो अगर स्क्लीराइटिस वाला पेशेंट है सो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, बहुत पेनफुल कंडीशन होगा जब वो आकुलर मोटिलिटी जो है आप उस पेशेंट के चेक करते हो या पेशेंट ऊपर और इन साइड देख रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा पेनफुल सेंसेशन होगा। लास्ट में उसको थोड़ी सी इसकी फंक्शन की बात करें, जाहिर बात है एक टफ स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी इंट्राकुलर कंपोनेंट है वो ट्रामा से बचा रहे हैं, कोई एक्सेस लाइट नहीं जा रहा, ओपेक है, सिर्फ ओनली लाइट पीपल से जा रहे हैं और कोई मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा। इसने सारे स्ट्रक्चर को जो है अपनी जगह पे होल्ड भी किया हुआ है, ट्रामा से भी बचा रहे हैं, एक्सेस लाइट को भी अलाउ नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा से अगर हम देखें तो इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो उसको मेंटेन कर देता है। यही वजह है कि इंट्राकुलर प्रेशर की वजह से और स्क्लीरा की टफ स्ट्रक्चर की वजह से ग्लोब को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर ये स्क्लीरा ना होता तो इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो बाकी कोराइड जो है या आपके रेटिना जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस स्क्लीरा की वजह से आपकी एक्स्ट्राकुलर मसल की जो इंसर्शन है वो यहाँ पे हो चुका है, हार्ड इंसर्शन यहाँ पे हो चुका है, तो इसलिए पॉसिबल है कि मूवमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द स्क्लीरा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं।